हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद एक बार फिर से आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एवन ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं, आपके एक नई जर्नी को लेकर आया हूं, जहां पे हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। और क्या है पूरी इसकी कहानी, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, और इस चैप्टर के बारे में क्या क्या नॉलेज हमें मिलने वाली है, किस किस टॉपिक पे हमें कितना बात करना है, कौन से टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और किन किन चीजों पे हमें विशेष ध्यान देना है। तो इस चैप्टर के अंदर हम वो सारी बातें करेंगे और वो सभी चीजें आपको बताई जाएगी जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर गेन किया जा सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का नया वीडियो जिसका नाम है विलेन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि विलेन क्या होता है। विलेन के साथ साथ हम लोग इसी में बात करने वाले हैं सांद्रता के बारे में। दूसरी बात, हम लोग इसके अंदर बात करने वाले हैं प्रेशर की बात, यानी वाष्प दाब की बात करने वाले हैं, वाष्प दाब। और तीसरी बात करें तो इसी चैप्टर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी अणुसंख्य गुणधर्म। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है अणुसंख्य गुणधर्म, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और अणुसंख्य गुणधर्म के अंदर हम लोग 4 टॉपिक्स पर विशेष बात करेंगे और ये चारों टॉपिक्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं स्टेम सॉल्यूशंस के अंदर से। वो क्या क्या है, तो चारों की बात हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। पहली बात, पराशरण दाब। सेकंड वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। सी, हिमांक का उन्नयन, हिमांक का उन्नयन। और लास्ट डी टॉपिक जो है वो है वान हाफ गुणक, वान हाफ गुणक। इन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत बात करने वाले हैं। और इनके साथ साथ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे वन हाफ फैक्टर्स, ये तो आप देख लीजिए। इसके साथ साथ इसी में हम लोग बात करें तो यहाँ पर लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सॉल्युबिलिटी इन द गैसेस, यानी गैसों की विलेयता, गैसों में विलेयता, गैसों में विलेयता की बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं विलेयन के अंदर, और इसी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। गैसों की विलेयता में एक टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट आती है हेनरी का नियम, हेनरी लॉ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है आपसे, हेनरी का नियम। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में, ये फर्स्ट लेक्चर है, इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग केवल 2 बातें करेंगे, एक विलेयन और दूसरा सांद्रता या कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं और कंसंट्रेशन की बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। और समझते हैं कि विलेयन किसे कहते हैं और सांद्रता क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आगे की जर्नी और समझते हैं कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात कि सॉल्यूशन क्या होता है और किसे कहते हैं। तो आप लोग को, सभी लोग को पता है, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि समांगी मिश्रण। विलेयन जो हमारा है, विलेयन एक समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेयन कहते हैं। जैसे समझ लीजिए 2 या 2 से अधिक
समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब बात ये आती है कि सर ये तो किताब में भी लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं, इसमें आप नया क्या बता रहे हो भाई? देखो डिफिनेशन तो यही होती है, डिफिनेशन तो सब वही बताएंगे, ठीक है। आप समझो कि फील कैसे आएगा, सॉल्यूशन नाम का ये जो शब्द है इस शब्द की फील कैसे आएगी? सॉल्यूशन देखो सबसे पहली बात कि समांगी मिश्रण होता है ये ठीक है, लेकिन ये समांगी मिश्रण जो होना चाहिए वो मान लो कि आपने किसी बीकर में सॉल्यूशन बनाया हुआ है, किसी बीकर में सपोज करो कि ये पानी का बॉटल है, इस पानी की बॉटल के अंदर पूरा आपने सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है, ठीक है। आपने किसी पानी में चीनी घोल के रखा हुआ है, सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है। अब इस कंडीशन में इसकी सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यदि आप इस या यहाँ पे बात करो या यहाँ पे बात करो या यहाँ पे बात करो, किसी भी पोर्शन की बात करो, यदि आपने वहां से इतना सॉल्यूशन लिया हुआ है, इस मात्रा में सॉल्यूशन लिया हुआ है, तो उस कंडीशन में चीनी के जितने मोल यहाँ पे घुले होंगे उतने ही मोल यहाँ पे भी उतनी मात्रा में घुले होंगे, तो उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण कहते हैं और इस कॉन्सेप्ट में इसे विलयन कहा जाता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसीलिए यदि हम लोग बात करें आगे थोड़ा सा तो आप समझिए 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं और इन विलयन को आप बहुत ही आसानी से अलग नहीं कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि आप सॉल्यूशन बनाए हो, सॉल्यूशन कह रहे हो और आपने उसे आसानी से छांटकर अलग कर दिया, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, वो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट उस तरीके से नहीं है। सॉल्यूशन क्या है कि भाई जिन्हें आप आसानी से अलग नहीं कर सकते। 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं और जिन्हें आप आसानी से अलग नहीं कर सकते। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आइए थोड़ी सी आगे बात करते हैं इसमें। आप सबको पता है कि ये जो सॉल्यूशन बनता है यानी ये जो विलयन बनता है 2 चीजों से मिलकर बनता है। किन किन चीजों से? एक आपका विलेय और एक विलायक, यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। 2 चीजों से मिलकर बनता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये सबको पता है। अब बात ये आती है कि किसे सॉल्यूट कहते हैं और किसे सॉल्वेंट कहते हैं। इसमें सर बहुत प्रॉब्लम होती है, हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते। देखो भाई एक सिंपल सा मेथड लेते हैं, एक सिंपल से तरीके को बताते हैं जिसमें हम विलेय और विलायक दोनों को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये इसमें से किसे विलेय कहेंगे और किसे विलायक कहेंगे। देखो कहने के लिए तो अभी फिलहाल हम समझा रहे हैं जो स्मॉल अमाउंट होगा, ठीक है, जिसकी मात्रा कम होगी, स्मॉल अमाउंट होगा उसे हम विलेय कहेंगे और जो लार्ज में होगा, लार्ज अमाउंट में उसे हम विलायक कहेंगे। यानी जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है और जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। लेकिन बात ये आती है कि सर किस तरीके से विलेय और विलायक, तो इस बात को थोड़ा डिफाइन करते हैं, आइए समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 20% ऑफ एथिल एल्कोहल, 20% ऑफ एथिल एल्कोहल या 20% ऑफ C2H5, ठीक है। ये सॉल्यूशन है 20% ऑफ C2H5OH। मतलब क्या है? मतलब ये है कि 20% ऑफ C2H5OH का मतलब ये है कि इसमें 20% आपका C2H5OH है और 80% जो है वो आपका वाटर है। आपको बात समझ आ रही है? इसको दूसरे तरीके से समझाएं तो आप ये समझिए कि मान लीजिए आपने 100 ग्राम का एक सॉल्यूशन बनाया, 100 ग्राम का, 100 ग्राम के आपके सॉल्यूशन में 20% आपका एथिल एल्कोहल है या 20 ग्राम आपका C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल है और 80 ग्राम आपका वाटर है। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो रहे हो? आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी और आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बात यहीं पर क्लियर हो भी जाती है और थोड़ी सी डाउट भी है। आप एक चीज और समझो, जरूरी नहीं है कि हमेशा
वाटर आपका सॉल्वेंट होगा और एथिल अल्कोहल सॉल्यूट होगा। हो सकता है 80% ऑफ एथिल अल्कोहल हो। तो इस कंडीशन में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 80% आपका C2H5OH है और 20% आपका वाटर है। आपको बात समझ में आ रही है? यानी कि 80% आपका C2H5OH और 20% आपका वाटर। तो यानी कि यहां पर अब इस कंडीशन में हम बात करें तो ये आपका सॉल्यूट है और ये आपका सॉल्वेंट है, यानी इसे आप विलायक कहोगे और इसे आप विलेय कहोगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह पानी को विलायक कहो, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वो आपका विलेय होगा, सॉरी जिसकी अमाउंट कम होगी वो आपका विलेय होगा और जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी उसे आप विलायक कहोगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट लिक्विड के टर्म में ज्यादा सुटेबल होता है। लेकिन यदि आप कहो कि सर यदि एक लिक्विड और एक सॉलिड का सॉल्यूशन हो तो उस कंडीशन में हम किसे कहेंगे? तो आइए उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वहां पर भी एक डाउट आती है। जैसे कि आप यदि आप कहो कि सर मान लीजिए कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है भाई, आपने बना दिया, आप उसे कह रहे सॉल्यूशन, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं वो सॉल्यूशन है ही नहीं। या फिर आपने ये कहा कि सर हमने सॉल्यूशन बनाया और हम उसमें डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है या जो सॉल्यूट है वो किस तरीके से डिफाइन है। जैसे कि मान लीजिए आपने सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है, सॉल्यूशन में आपने सॉल्वेंट ले लिया, आपने सॉल्यूट ले लिया, सॉल्वेंट और सॉल्यूट ले लिया, ठीक है। आप बना किसका रहे हो? शुगर एंड वाटर का। किसका? शुगर एंड वाटर का। शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन बना रहे हो तो भाई आप इस कंडीशन में किसे सॉल्वेंट कहोगे, किसे सॉल्यूट कहोगे? तो आप देखो ध्यान से समझो, आप ध्यान से। यदि हम कहते हैं कि शुगर आपका 10 ग्राम है, वाटर आपका 19 ग्राम है, जिसमें आप 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना रहे हो, तो उसमें आपको आराम से कह दोगे। लेकिन कंडीशन ये है कि सर यहीं पे हम कह दें कि हमारा शुगर जो है वो 20 ग्राम है और वाटर जो है वो 15 ग्राम है, तो उस कंडीशन में हमारा सॉल्वेंट किसे कहेंगे या सॉल्यूट किसे कहेंगे? तो आप उस कंडीशन में कहोगे सर वाटर को हम सॉल्यूट कह दें और शुगर को सॉल्वेंट कह दें। नहीं, यहां भी ये कॉन्सेप्ट क्लियरिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में हम उसके फिजिकल स्टेट को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व है, एक शुगर एक वाटर। तो एक शुगर जो है, एक शुगर को आपने यूज किया, दूसरा आपने वाटर को यूज किया और दोनों के मिक्सचर से आपने सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया, ठीक है, आपने सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। अब इस कंडीशन में आप ध्यान रखो, इस बात को स्पेशली आप समझो कि यदि एक सॉलिड स्टेट का है और एक लिक्विड स्टेट का है, तो उस कंडीशन में जिसकी फिजिकल स्टेट आपको दिखाई देगी, मतलब कि आपके सॉल्यूशन के फाइंड आउट होने के बाद जिसकी भी फिजिकल स्टेट आपको दिखाई देगी, या तो सॉलिड का दिखाई देगा या तो लिक्विड का दिखाई देगा। उस कंडीशन में जिसकी फिजिकल स्टेट आपको दिखाई देगी, उस कंडीशन में वो सॉल्वेंट, उसे हम सॉल्यूट मानेंगे, और जो नहीं दिखाई देगा उसे हम सॉल्वेंट, सॉरी बाय मिस्टेक, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जो हमें दिखाई देगा उसे हम सॉल्वेंट मानेंगे और जो हमें दिखाई नहीं देगा उसे सॉल्यूट मानेंगे। जैसे शुगर एंड वाटर के सॉल्यूशन में आपको लिक्विड फॉर्म दिखाई देता है कि सॉलिड फॉर्म? जाहिर सी बात है भाई, आपको शुगर एंड वाटर के सॉल्यूशन में लिक्विड फॉर्म दिखाई देता है, ठीक है। और लिक्विड कंडीशन में होगा तो उस कंडीशन में वाटर को आप सॉल्वेंट मानोगे और शुगर को आप सॉल्यूट मानोगे। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी और आप ये क्लियर कर चुके होंगे कि किस तरीके से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग कर सकते हैं या किस तरीके से उसे पहचान सकते हैं। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होगी। इसमें कुछ हमने एग्जांपल भी दिए, भाई 28% एंड 80% ये वाले एग्जांपल्स क्लियर हो गए, और नहीं हुए तो फिर से रिपीट करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं, इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और इसी में हम नेक्स्ट बात करते हैं कंसंट्रेशन मेथड या कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। इसकी बात सांद्रता की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम बात करते हैं। तो आइए समझते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है और किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं?
कंसंट्रेशन किसे कहते हैं का मतलब क्या है, या कंसंट्रेशन किस तरीके से डिफाइंड है, या कंसंट्रेशन क्या होता है, सर पहले बताइए। तो देखो भाई, कंसंट्रेशन का मतलब ये है, सीधे सीधे हम कहें तो यदि दो तरीके से डिफाइंड है। एक, या तो आप 1 लीटर सॉल्वेंट लिए हो, ठीक है, या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लिए हो, ठीक है, 1 किलोग्राम। दोनों कंडीशन में इसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, दोनों कंडीशन में इसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के डिसॉल्व हो जाएंगे उसके आधार पर हम इसकी कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। मतलब क्या है, मतलब एक तरीके से हम कहें तो कहने का मतलब हमारा ये है कि किसी भी सॉल्यूशन में उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि उसके 1 लीटर वाटर में या फिर जिस भी सॉल्वेंट में हमने उसको सॉल्यूशन बनाया है उसमें हमारा सॉल्वेंट का कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व किए गए हैं, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर आप इसमें कह रहे थे कंसंट्रेशन में 2 टर्म्स में डिफाइन करेंगे। 2 टर्म्स का मतलब क्या है? 2 टर्म्स का मतलब ये है कि पहले इसको 2 तरीके से डिफाइन करेंगे। 2 तरीके से डिफाइन करने का मतलब क्या है, आओ समझो ध्यान से। 2 तरीके से डिफाइन करने का मतलब ये है कि ये जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता नाम का शब्द है, ये 2 तरीके से डिफाइन होगा। कैसे कैसे? एक वैल्यूम के आधार पर, कहे तो आयतन के आधार पर, और दूसरा द्रव्यमान के आधार पर, ठीक है, यानी वैल्यूम एंड मास के आधार पर, ठीक है। हम वी देते हैं एंड मास के लिए एम देते हैं, ठीक है, वैल्यूम एंड मास के आधार पर। अब कहोगे सर इसको दोनों को अलग अलग करने की क्या जरूरत थी, तो आप इसको ध्यान से समझो। इसके पहले मैं आपको एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताई, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताई। भाई इसको जब पढ़ेंगे ना तो इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वहां पर, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे, न्यूमेरिकल्स जो आएंगे वो आने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हैं जिसमें इसको यूज करके आ जाएंगे, तो उस कंडीशन में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इस बात को भी स्पेशल ध्यान देना है कि वॉल्यूम एंड मास दोनों के आधार पर हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स को हम समझेंगे। तो आइए समझते हैं। पहले कंसंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम के आधार पर हम लोग बात करें तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स, A, B, C एंड D। एक की बात करें परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, इसे V by V परसेंटेज भी कहते हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मास या वेट कह देते हैं, ठीक है, तो इसे वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मोलरता की बात कर लेते हैं। मोलरता, मोलैरिटी और नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। और मास कंसंट्रेशन की बात करें तो इसमें भी 4 टाइप होते हैं। ए परसेंटेज ऑफ मास या वेट, इसे कहते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज, या मास बाई मास परसेंटेज भी कहते हैं, मास बाई मास परसेंटेज भी इसे कहते हैं। बी परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम या वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज भी कहते हैं, या इसे वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका मोलैरिटी और मोलैरिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं मोलरता, ठीक है। और डी आपकी बात करें तो यहाँ पे आपका आता है मोल फ्रैक्शन, यानी मोल प्रभाज्य। यदि बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये और ये 4 टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन 4 टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल आज इस लेक्चर में भी हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ये मूल प्रभाज्य एंड डी, यानी कि ये 5 के बारे में बात करेंगे, मोलरता और नॉर्मलता। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आ जाए या फिर हो सकता है इसी वीडियो में आ जाए, कोई बात नहीं, देखते रहिए, देखते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आइए बात करते हैं परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, या परसेंटेज ऑफ मास क्या होता है, या परसेंटेज ऑफ मास बाई मास क्या होता है, या परसेंटेज ऑफ
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है और किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं और क्या फॉर्मूला होता है और किस तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग इस पे करेंगे और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे और न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व भी करेंगे। और इतना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि हम पूरा लगा पाएंगे, लेकिन एक आइडिया लग जाएगा, फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहो तो एक अच्छे लेवल पे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं आगे हम बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट कंसंट्रेशन की। तो आइए समझते हैं क्या है। मतलब कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है आपके पास, उस सॉल्यूशन में कोई सॉल्वेंट है और कोई सॉल्यूट है, ठीक है। आपने सॉल्वेंट को सॉल्यूट के अंदर डिसॉल्व किया है और सॉल्वेंट को सॉल्यूट के अंदर डिसॉल्व करने के बाद आपने सॉल्वेंट और सॉल्यूट का दोनों की जो अमाउंट है वो ग्राम में दी हुई है, ठीक है। तो उसे वेट बाय वेट कंसीडर करते हैं। एग्जांपल के लिए समझिए, सपोज करिए कि ए सॉल्यूशन ऑफ 5% NaCl इन वाटर, ए सॉल्यूशन ऑफ 5% NaCl in water, 100 ग्राम in water, वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने 5 ग्राम NaCl, 5 ग्राम NaCl 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व करके सॉल्यूशन को बनाया है, ठीक है। सॉल्यूशन को बनाया है। आपको बात समझ आ रही है? मतलब क्या कहना है? मतलब ये कहना है कि 5 ग्राम NaCl को आपने 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व करके अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। आपको ये बात समझ आ रही है? अब बात ये आती है कि हम किस फॉर्मूले से या किस मेथड से वेट बाय वेट परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एक सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल से फॉर्मूले से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आपको बात समझ आ रही है? ठीक है। लेकिन परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल में लगाते हैं जिससे आपको ये पूरी बात क्लियर हो जाए कि भाई ये कहने का मतलब क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आइए समझते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 20 ग्राम ऑफ शुगर dissolve in 100 ग्राम ऑफ वाटर find the concentration of find the weight by weight percentage, ठीक है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझ ही गए हो। कहने का मतलब ये क्या है, 20 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो उस कंडीशन में वेट बाय वेट परसेंटेज क्या है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए समझते हैं। हमारे पास फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो देखो भाई, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या मतलब क्या है कि जिसकी अमाउंट कम है वो हमारा सॉल्वेंट है। तो 20 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो भाई, यहां से तो यूनिटी मतलब कि अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कम है शुगर का, और इस कंडीशन में हम जानते हैं कि यहाँ पे शुगर हमारा सॉल्वेंट होगा। तो 20 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 20 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन
मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्वेंट नहीं चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो भाई सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से। तो हमारा सॉल्वेंट क्या है? 100 ग्राम प्लस सॉल्यूट क्या है? 20 ग्राम इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको कैलकुलेट करोगे तो 20/120 इनटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 200/12, जिसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16.66%। 16.66%। मतलब क्या है कि इस अकॉर्डिंग बात करें तो यानी कि 100 ग्राम वाटर में आप 20 ग्राम शुगर को डिजॉल्व यदि करते हो तो उस कंडीशन में परसेंटेज ऑफ शुगर की बात करें तो वो 16.66% होगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आइए क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। क्वेश्चन क्या कहता है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन वाटर। 10 ग्राम ऑफ NaCl, क्वेश्चन 10 ग्राम ऑफ NaCl present in 100 ग्राम ऑफ 100 ml of water, 100 ml of water. Find the percentage of weight by weight if density of solution is density of solution is 1.4, density of solution is 1.4 ग्राम पर ml। ओके, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से और पढ़ के समझिए कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, समझा देते हैं एक बार। 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर ml। मतलब क्या है? मतलब ये है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl 100 ml वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि 100 ml वाटर में 10 ग्राम NaCl को घोला जा रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस कंडीशन में उसका वेट बाय वेट परसेंटेज में बताना है। ठीक है, तो सर यहां तक तो क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन है, उसके बाद ये पूछा गया, ये इतनी तक क्लियर है भाई। ये बात समझ में आती है कि डेंसिटी ऑफ वाटर सॉल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर ml, ये देने की क्या जरूरत है या ये कहने की क्या जरूरत है? ठीक है, या इसको बताने की क्या जरूरत है? ये क्वेश्चन में आया ही क्यों? सर ये क्या कंफ्यूज करने के लिए आया या फिर इसका कोई लेना देना है क्वेश्चन में? भाई इसका क्वेश्चन हमें लेना देना है, कैसे लेना देना है इसको समझ ध्यान से। फार्मूले को देखो ध्यान से, फार्मूले को ध्यान से देखोगे तो परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 दिया हुआ है। यानी मास ऑफ सॉल्वेंट वो तो दिया है 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन से पहले 100 ml ऑफ वाटर, तो ये 100 ml में है ना, ml में यानी कि मास कहां है? ये तो वॉल्यूम में है। तो अब यदि ये वॉल्यूम में है तो उस कंडीशन में हम इससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप बात समझ में आ रहा हो ना? ठीक है, आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो या किस तरीके से ये सॉल्व होगा? ठीक है, तो आप एक चीज समझो कि अब ये वॉल्यूम में आ गया, हमें किस में चाहिए? मास में चाहिए। तो मास में कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमें क्या चाहिए? मास चाहिए, डेंसिटी कितनी है? 1.4 ग्राम पर ml इनटू वॉल्यूम कितनी है? 100 ml। ml से ml कैंसिल, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1.4 इनटू 100 इनटू ग्राम इक्वल टू कितना आ जाएगा? 140 ग्राम। आ गया सॉल्यूशन, मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। इसे हम पूरा लिख दें, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया।